इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर को पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। साथ ही साथ मैंने चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सारे चीज़ों को मैंने करा दिया है। तो यदि आपने अभी तक उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक हिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं पे ये सारे वीडियोस आ रहे हैं। या डायरेक्टली आप सर्च कीजिएगा हिस्ट्री बाय सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, तो आपको वो प्लेलिस्ट देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो सेकंड चैप्टर में आपको राजा किसान और नगर के बारे में पढ़ना है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। देखिए, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की कहानी आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का कहानी पढ़ा है, याद होगा। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का। ईस्वी और ईसा पूर्व में मैंने आपको वहां पे डिफरेंस भी समझा दिया, ईस्वी का मतलब क्या होता है और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। तो अब तक आपको किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 के बारे में, क्या कैसे वहां के लोगों का रहन सहन था, किस प्रकार से रहते थे। सेकंड चैप्टर में बेसिकली आपको जो पढ़ना है, ज्यादातर आपको मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। और मौर्यकालीन इतिहास से आपके एग्जामिनेशन में भर भर के प्रश्न आते हैं, तो आपको अच्छे से चैप्टर को समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट से शुरुआत करते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। मतलब जब हम लोगों ने आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का जो काल था, उसके बारे में आपने बखूबी अच्छे से प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अपना भारत था, क्या कुछ किस तरह की सभ्यताएं थी। उसके बाद क्या होता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का जो खत्म हो जाता है तो उसके 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ कई प्रकार के विकास होते हैं। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको आर्यों का आगमन हुआ था हमारे यहाँ, तो उसी का वैदिक काल चला था आपका। तो वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल आप जानते हैं, वैदिक काल के बारे में, तो ये टर्म्स है यहाँ पे। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए थे। यही वह काल था जब क्या हुआ था कि हमारे जो सिंधु नदी के आसपास में, या यूं कहें कि जो भी सभ्यताएं थी, उन वहां पे लोगों द्वारा जो था वो खेती का, यानी कृषक जो किसानी होता था, उसकी शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ इसी टाइम में आपका ऋग्वेद का लेखन भी किया गया था। तो याद रखिएगा, यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। और उत्तर भारत, दक्कन पठार के क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। मतलब कि यहाँ पर किसानी मतलब खेती बाड़ी करना शुरू हुआ था। साथ ही साथ क्या हुआ था, यहाँ पे चरवाहे बस्तियां भी आपको क्या होते हैं, प्रमाण में मिलते हैं। कह सकते हैं आपके लोग मवेशियों को भी पालना शुरू कर दिए थे। जब चरवाहा बस्ती मिलेगा तो इसका मतलब है कि लोग मवेशी को भी पालने लगे थे। तो ये आपको खेती भी करना शुरू कर दिए थे। तो ये टर्म्स भी आप ध्यान रखिएगा। और इस टाइम क्या हुआ था, एक टर्म्स है लोहे का, मतलब लोहे का बहुत ज्यादा इस टाइम में विकास हुआ था, लोहे की खोज। आपको पता है जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो चैप्टर में, जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, तो उसमें लोहे का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। उसे तो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसे किस सभ्यता से, तो कांस्ययुगीन सभ्यता से हम लोग नाम से जानते हैं। तो और यहाँ पर कहता है कि ईसा पूर्व की जो पहली सहस्त्राब्दी थी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए थे। जैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ था कि जब लोग मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, तो उनके साथ में ऐसे बहुत जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उनके साथ लोहे, मतलब लोहे या आभूषण क्या मिलते थे। अभी भी उनकी जब अस्थियां मिलती है, जब खोज हुआ तो अस्थियां मिली, तो साथ में उसमें पाया गया कि मतलब लोगों के दफनाने के साथ साथ उनके साथ मतलब कुछ तरह के धातु, इन सभी चीजों का मतलब रखा जाता था। देखिए यहाँ पे कहता है कि अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो लोहे से बने उपकरण भी होते थे और बहुत सारे हथियार होते थे। उन सभी हथियारों को भी जब लोग मर जाता था तो दफना दिया जाता था। कैसे बेसिकली आज के टाइम में हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ कुछ ऐसे छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे उसका चश्मा उस्मा हो गया तो मतलब लोग क्या करते हैं, उसको उसी के साथ भेज देते हैं। तो यही टर्म्स था उस टाइम में भी, लोहे से बने उपकरण और हथियारों, यानी कि जो भी समझिए कि वो यूज करता होगा हथियार, उसको क्या करता, दफनाया गया था। या हो सकता है कि ऐसा वहां का रिवाज होगा उस टाइम का कि मतलब मरने के साथ साथ उसके साथ आपको कुछ ना कुछ दफनाना ही है।
तो ये टर्म्स आपको थोड़ा समझना होगा, तो ये समझिएगा। और आपने क्या पढ़ा है अभी कुछ मतलब चैप्टर फर्स्ट को आपने पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम क्या था, उस टाइम लोगों का जो भी शव मिला है वहां से प्राप्त हुआ है उत्खनन के द्वारा, तो उसमें यह सब धातुओं का मतलब बहुत कम नाम मात्र का जिक्र था, लोग ऐसे ही दफनाए जाते थे। तो ये टर्म्स यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए फिर बात आती है, ये कंटेंट पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। ज्यादातर देखिए ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जो कहानी है, इसमें आपको इस चैप्टर में भी बेसिकली आपको ज्यादातर मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको ये जो आपका हमारे यहाँ मगध साम्राज्य था तो उसी में मौर्यकालीन था, तो जनपदों के बारे में, जनपद के बारे में और यहाँ पर मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पे एक जो तस्वीर देख पा रहे हैं, तो इस तस्वीर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए इस तस्वीर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है ये अभिलेख है, ठीक है। अभिलेख आपको पढ़ाया गया है जी, अभी थोड़ा सा आगे चलिएगा तो अभिलेख का टर्म्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभिलेख आपको पढ़ाया गया, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में आपको बताए थे, जब भी हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो 3 तरह के स्रोत आपको इतिहास को जानने में मदद करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो जो आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं उससे मिलते हैं, साहित्यिक स्रोतों से मिलता है, जैसे वेद हो गए आपके, ब्राह्मण वेद, बहुत तरह के, हर एक धर्म के अनेक प्रकार के जो भी वेद होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म का वेद हो गया, जैन धर्म का वेद हो गया, हमारे हिंदू धर्म का ही मान लीजिए जैसे महाभारत हो गए, तो पता चलता है ना कि हाँ 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महाभारत हुआ था। तो इन सभी बातों का हमें पता चलता है। तो जो प्राचीन इतिहास होती है, प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होता है वो कहां से होता है, तो हमें पुरातात्विक स्रोत से होता है। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान क्या होता है, प्राप्त होता है। और मैंने ये भी समझाया था आपको, जैसे क्या होते हैं जब हम लोग उत्खनन करते हैं, जैसे कोई भी सभ्यता अभी है, अभी हमारा जो टाइम चल रहा है, मान लीजिए इस टाइम में आपके समक्ष क्या है, कोई भी वस्तुएं हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो सिंपल मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी सभ्यता का, भगवान न करे हमारी सभ्यता का विनाश होता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, धरती की परत बढ़ती जाती है, तो वो चीज क्या होगा, अंदर दब जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, दब जाता है, तो जब उसका उत्खनन होता है, खुदाई होता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। उसी तरह से आपको पता चला था जब दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, वो लोग क्या करते थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे कराची में, तो उनको पता चला कि अरे ईंटें कहाँ से मिल रही है, वो खुदाई करते गए, उनको ईंट बहुत सारा मिलते गया, तो उन लोगों ने सोचा कि ईंट कहाँ से मिला, तो इस तरह से आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था, साम्राज्यों का और राजवाड़ों का विकास हुआ था। और एक टर्म्स आपको यहाँ पे अच्छे खासे टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, देखिएगा इस टर्म्स पे जरा ध्यान अपना फरमाइएगा। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, इनका पता कृषि उपज के संगठित करने के तरीकों से चलता है। हाँ, कृषि से, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ जिस तरह की खेती होती है, जिस तरह से हम लोग भोजन संग्रह करते हैं, और भी हमारे आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, सिंपल सा है, सभी जगह उसी तरह का होता है। तो इससे भी पता चलता है कि किस प्रकार से कृषि का उपज होता था, कैसे लोग कृषि के उपज को संगठित करते थे, तो उनके तौर तरीकों से भी हमें इसके बारे में, राजवाड़ों के बारे में, साम्राज्यों के बारे में, ये सभी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये टर्म्स को आप ध्यान दीजिएगा। कहता है साथ ही साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप के नए नगरों का उदय हुआ था इसी टाइम में। कब, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में। देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड है ना। इतिहासकार इस प्रकार के विकास, ईसा पूर्व और ईस्वी में मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस समझा दिए हैं, तो अभी तक किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ो, मैंने आपको अच्छे से वहां पे समझा दिया है। ऐसे शॉर्ट में ही बता दूं, ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईस्वी का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो अभी हम लोग जी रहे हैं वो ईस्वी में है, और ये सभी जो, जैसे आपने महाभारत के बारे में, तो ये सब क्या 1000 ईसा पूर्व पहले की घटना, तो इन सभी टर्म्स पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे वही कहता है कि जब हम लोग इतिहासकार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अभिलेख हो। अभिलेख किसका है, तो ये सिंपल सा पुरातत्व के अंतर्गत ही आया, तो ये पुरातत्व के अंतर्गत ही आपका अभिलेख आ गया। ग्रंथ हो, सिक्को तथा, देखिए ग्रंथ भी यानी कि साहित्यिक स्रोत भी हमें क्या करते हैं, इसकी जानकारी में हमारी मदद करते हैं, तथा चित्रों से विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो जनरल से आप इतना टर्म्स ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे कि हम लोग इतिहास की जानकारी कैसे करते हैं, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे 3 टर्म्स आपको ध्यान देना है। पहला टर्म्स आपको क्या ध्यान देना है, पहला टर्म्स में आपको पुरातात्विक स्रोत लिख देना है। और आपके एग्जामिनेशन में दोस्त मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आपके एग्जामिनेशन में पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत, डिफिनीशन भी पूछ देता है, तो साहित्यिक स्रोत
और तीसरा आपका होता है जैसे कि कोई भी जो विदेशी यात्री होते थे उस टाइम आते थे, घूमने उमने आते थे, तो यहाँ पे जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी उन्होंने देखा, उसको क्या करते थे, वो लिख देते थे इतिहास के रूप में। जैसे आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए, तो उन्होंने क्या किया, इंडिका नामक पुस्तक की रचना कर डाली और उसमें उनके राज दरबार के बारे में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। बहरहाल हम लोग आगे किसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये जो यहाँ पर जो आपका पहला जो पॉइंट इस बुक का आता है, आपने अभी इतना समझ लिया कि हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की कहानी, इसमें आपको ज्यादातर हम लोग को इसी राजवारों के बारे में पढ़ना है, किस तरह से राजवारों का, किस तरह से राज्यों का, किस तरह से आरंभिक राज्यों का क्या हुआ, साम्राज्यों का क्या हुआ, विकास हुआ, खेती के बारे में, इन सभी के राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी टर्म्स पे हम लोग को ध्यान देना है। तो पहले हम लोग पहले पॉइंट से अपनी शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये दो टर्म्स है। देखिए, प्रिंसेप जो नाम है ये एक अधिकारी का नाम है, एक वर्कर का नाम है, और यहाँ पर प्रियदर्शी जो नाम है वो आपके महान जो सम्राट अशोक हुए, मौर्य वंश के तीसरे, यानी कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता अशोक हुए, उनके बारे में ये बात कही जाती है। जैसे आप देखिएगा, भारत में आपको पढ़ाया गया कि अभिलेख भी, जो अभिलेख शास्त्र था, अभिलेख के बारे में, अब भारत में स्थापना, इसकी पुरातत्व की स्थापना हुई, और जनरली अभिलेख आपका किस में आता है, पुरातत्व में ही आता है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, अच्छे से बताया था कि पुरातत्व के पिता से हम लोग कनिंघम को जानते हैं, तो कनिंघम मतलब भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं, ये टर्म समझिएगा। तो कहता है यहाँ पे कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में 1830 का जो दशक था, यानी कि 1830 का जो टाइम था, 1830 से लेकर जो टाइम था, उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप, मैंने अभी आपको बताया ये प्रिंसेप जो थे वो क्या थे, एक अधिकारी थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को उन्होंने डिकोड करा। जैसे आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जो भी हड़प्पा की लिपि थी उसको आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। सोचिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग कितना विकास कर लिए, क्या कुछ कर लिए, अरे नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले, हजारों क्या मतलब सैकड़ों हजारों वर्ष पहले क्या था, एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में आज तक हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। हम लोगों से भी बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी, लोग घर इस प्रकार से बनाते थे, नालियों का प्रबंधन अच्छे से करते थे। तो अभी हम लोग कहते हैं ना कि अपना भारत जो है विकासशील है, ये सारा चीज, इससे पहले आप बहुत इसके इतिहास में जाइए तब आपको पता चलेगा कि कितना विकास था। खैर, उतना दुनिया में हो सकता है कि किसी का उतना विकास नहीं था जितना अपने भारत का विकास था। तो ये टर्म समझिएगा। तो यहाँ पर जब जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, तब क्या हुआ कि मतलब 600 ईसा पूर्व, उसके बीच में ये जो प्रिंसेप ने थे, इनको पता चला कि अभिलेख क्या होते हैं जी, अभिलेख उन लेखों को कहते हैं जो जनरली क्या होते हैं, जैसे ताम्र पत्रों पर या पत्थरों पर किसी शासक द्वारा खुदवाए गए उनके क्या होते हैं, जैसे अभी जनरली हम लोग का कोई भी फरमान जारी करना होता है तो एक लेटर के रूप में हम लोग फरमान जारी करते हैं, पीडीएफ के रूप में जारी कर देते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम पेपर का सुविधा नहीं था, तो जो भी राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, वो यही करते थे कि उनके पास जितने भी मतलब होते थे, जो भी उनके फरमान होते थे वो पत्थरों पे खुदवा देते थे या ताम्र पत्रों पे लिखवा देते थे, तो उसी को अभिलेख कहा गया। तो अभिलेख पे और सिक्कों पर प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा, और मनोहर मुखाकृति वाले राजा के साथ साथ कुछ अभिलेखों पर अशोक भी लिखा हुआ था। देखिए, एनसीईआरटी ने इस तरह से अशोक लिखा है। हम लोग अशोक कैसे लिखते हैं, हम लोग अशोक इस तरह से लिखते हैं, अशोक ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन देखिए एनसीईआरटी ने किस तरह से अशोक लिखा है। हालांकि हम लोग को एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होता है, लेकिन जनरल सा जो टर्म्स है, ऐसे हमारे यहाँ जो भी नाम होता है, किसी का नाम देखिएगा अशोक नाम होगा तो उसका नाम किस तरह से लोग बोलते हैं, इस तरह से तो नहीं बोलते हैं, इस तरह से तो नहीं अशोक लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, ASHOK अशोक ऐसे लिखते हैं ना, तो ये टर्म समझिएगा। तो अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। देखिए, ग्रंथ से भी इसके बारे में जानकारी मिली है, साथ ही साथ कुछ अभिलेखों से भी जानकारी मिली है, कुछ सिक्कों से भी जानकारी मिली है। कुछ ऐसे भी सिक्के होते थे जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो भी सिक्के आते हैं उसके नीचे आप देखिएगा सन और ईस्वी लिखा हुआ रहता है, कब इसका मतलब मुद्रांकन किया गया, कब ये छपा। उसी तरह से उस टाइम में भी जो मतलब अशोक या कोई भी राजा द्वारा चलाया जाता था, तो कुछ कुछ सिक्कों से भी हमें उनके काल के बारे में पता चलता है। देखिए जनरल, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको अभिलेख के बारे में मैं टर्म समझा दूं, जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी द्वारा बखूबी अच्छे से समझाया गया है कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया। और अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अब समझ लीजिए ना, अब मान लीजिए मैं ही हूं और मैं ही कुछ चीज खुदवा रहा हूं, कुछ चीज लिखवा रहा हूं,
रहा हूँ तो अपनी बुराई तो नहीं लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा जी, अपनी बड़ाई को ही लिखवाऊंगा। तो जनरल ये बात भी समझिएगा, यहाँ पर लोग क्या करते थे, अपनी उपलब्धियों को लिखवाते थे, अपनी क्रियाकलाप को लिखवाते थे और अपने विचार को लिखवाते थे, समझिएगा। तो अभिलेख में जो राजा महाराजा पुराने होते थे वो अपनी उपलब्धियों को लिखवाते थे, क्रियाकलाप को लिखवाते थे और विचार लिखे जाते थे। टर्म्स थोड़ा ध्यान देने वाला है। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा आता था। मतलब जो भी अपना बड़ाई है सब क्या करता था, उसमें लिखता था लोग। हाँ, अगर आपको भी लिखने के लिए कहा जाए तो आप भी अपनी बड़ाई को ही लिखोगे। कितने लोग हैं बड़ाई लिखने वाले, कमेंट में बताइएगा। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। अभी मैंने आपको बताया, जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। जैसे अभी समझिए, जैसे एक टर्म समझिए, अभी हमारे यहाँ झ आप लोग कैसे लिखते हैं, झ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर आप दादा उदा से लिखवाइएगा झ तो उस तरह से लिखेंगे, ऐसे झ लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पुराना झ था, अब नया झ क्या आ गया, ऐसा झ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब हमें पता चलता है ना कि ये पुराना झ था, कितना साल पहले का झ है, अभी का झ हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से जिसके बारे में, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे अभिलेख होते हैं जिन पर तो डेट पता रहता है, लिखा हुआ रहता है, तब तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता चलता है। तो उन अभिलेखों पर जो भी वर्ड लिखा होता है, जैसे देखिए कहा जाता है कि 250 ईसा पूर्व में अ को किस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से लिखा जाता था। अ कैसे लिखाता था, ऐसे करके ऐसे लिखाता था अ। तो लोग समझ जाते हैं कि अगर जो भी अभिलेख पर इस तरह का लिखा हुआ है तो लोग समझ जाते हैं कि ओ ये कितना साल पुराना है, तो 250 ईसा पूर्व पुराना है, समझ में आया। और देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि 500 ईसा पूर्व में, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में किस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से। और फिर क्या हुआ कि 500 ईसा पूर्व में अ किस तरह से लिखा जाने लगा, इस तरह से लिखा जाने लगा। तो ऐसे लोग काल निर्धारण कर देते हैं कि कब का ये बात है, कब का कुछ है, क्योंकि आपको पता है प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी कुछ नहीं प्राप्त है। कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो जनरली जो भी पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, खुदाई के दौरान हमें कुछ भी मिल जाता है। आपको भी म्यूजियम जाइए, जब आप म्यूजियम जाइएगा तो म्यूजियम में आपको अनेक चीजें इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे कि आप मतलब चौकाचौंध हो जाइएगा कि किस तरह से क्या कुछ है। बहुत सारे अभिलेख आपको मिलेंगे, अनेक तरह की भाषाएं वहां पे देखने के लिए मिलेगी, तो वहां से आपको पता चलेगा इन सभी के बारे में, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और एक बात यहाँ पे कही जाती है, आखिरकार अब आप सोच रहे होंगे कि अभिलेख जो लिखवाते थे लोग, तो अभिलेख पे किस तरह का भाषा होता था। तो देखिए यह बात भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया है आप में कि अभिलेख जो होता था वो प्राकृत भाषाओं में ज्यादातर होते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा जो अभिलेख होता था वो प्राकृत भाषाओं में ही होता था, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि तो सर प्राकृत भाषा क्या होता है, तो प्राकृत भाषा वही होता है जो जन सामान्य भाषा होता है। जैसे कि वहां का जब काल चल रहा होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ काल चल रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, सारे बच्चे हम लोग हिंदी को ज्यादा अभी टर्म्स दे रहे हैं, तो ये हमारे जन सामान्य की भाषा हुई, तो इसमें हम लोग प्राकृत भाषा का भी क्या दर्जा दे सकते हैं। तो वही है कि प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यह तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। तो अभिलेख मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये मत कहिएगा कि अभिलेख केवल जो था वो इसी लैंग्वेज में, केवल प्राकृत लैंग्वेज में मिलता था। अभिलेख जो आपका था वो संस्कृत में भी मिला है, पाली भाषा में मिला है, तमिल में भी मिला है, तो ये आप ध्यान रखोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो अभिलेख होते थे वो प्राकृत भाषाओं में, यानी कि जन सामान्य, अब लोगों के द्वारा लिखवाया जाता था। अब जो भी, जैसे मान लीजिए अशोक ने अभिलेख लिखवाया तो अपनी उपलब्धियों को लिखवाया, तो अपनी उपलब्धियों को क्यों लिखवाएंगे, वो लोगों आखिर जानकारी के लिए है ना, तो लोग जन सामान्य की भाषा को ही समझेंगे, तो ये बात आती है। अब बहुत अच्छा हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझिएगा। एग्जामिनेशन में भर भर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आपको इसको समझना होगा। देखिए सेकंड जो पॉइंट आपका यहाँ कहता है प्रारंभिक राज्य, दम इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। अब समझिएगा, जैसे अभी हमारे यहाँ, अभी हम लोग जी रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ टोटल कितना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेट मेंशन याद रखिए, अभी 2022 में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ। इसकी संख्या बदलते भी रहती है, कभी 29, कभी क्या कुछ हो जाता है, इसलिए मैंने डेट मेंशन कर दिया, नहीं तो कमेंट आप करने लगते। तो अभी वर्तमान टाइम में हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हमारा जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन भारत था, उसमें महाजनपद हुआ करते थे। क्या,
महाजनपद हुआ करते थे। याद रखिएगा, जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास राज्य हैं, उसी तरह से प्राचीन यानी कि पुराने भारत में क्या होता था, हमारे यहाँ ये महाजनपद हुआ करते थे। और महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो महाजनपदों की संख्या 16 है। अब बोलिए कि 16 महाजनपद कैसे पता चला, तो याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से। ठीक है, प्रश्न बहुत बार पूछा है, जैन साहित्य के भगवती सूत्र से और बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से आपको क्या होता है, तो महाजनपद के बारे में पता चलता है। तो 16 महाजनपद थे। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में जो क्या हुआ था, आरंभिक राज्यों का क्या हुआ था, तो विकास हुआ था। और इसी टाइम में आपको देखिए यहाँ पे कहता है कि लोहे के बढ़ते प्रयोग, मैंने शुरू में ही आपको बताया, और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी इस टाइम में लोहे का क्या हुआ था, लोहे का ज्यादा प्रयोग करके औजारें बनने लगी थी, हथियार बनने लगा था। साथ ही साथ इसमें आपको सिक्के के भी प्रयोग देखने के लिए मिले हैं, मतलब सिक्के बनाने भी शुरू हो गए थे। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उद्भव हुआ, जो उनकी उत्पत्ति हुई, वो कब हुई, इसी टाइम में हुआ। बौद्ध और जैन धर्म, जब हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, उसमें आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पूरा का पूरा वो चैप्टर ही बौद्ध और जैन धर्म से भरा पड़ा है, तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ कहता है कि हम लोग जो बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ है, उससे भी महाजनपद 16 के बारे में राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो वही मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। जैन धर्म का जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम लोग का क्या रामायण है, उसी तरह से जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, तो उसमें 16 राज्यों के बारे में, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हालांकि देखिए, अब 16 का नाम जो है एक समान नहीं मिलता है। जैसे वज्जी हो गया, मगध हो गया, आपका कौशल हो गया, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्या कि मोस्ट मतलब फेमस जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे उनके नाम बताइए, तो उसमें आपको इसी का नाम देना होगा। ये नहीं कि 16 महाजनपद है तो आप 16 में से किसी का दे देंगे, ये नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका प्रायः जो मोस्ट रिपीटेड है, वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, गंधार, अवंती हो गया, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते थे। तो ये टर्म्स भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि आखिरकार सर, जैसे अभी हमारे यहाँ सर राज्य है, तो राज्य में तो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी शासन करते हैं। तो पुराने जमाने में कैसे वहाँ का लोग क्या कुछ किया, शासन व्यवस्था क्या था, कैसे क्या लोग रहते थे, तो बात समझिए। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। अच्छा, आपने वैशाली का नाम सुना है, वैशाली जिला से बहुत सारे बच्चे होंगे भी। सबसे पहले विश्व में अगर कहीं पे गणतंत्र की शुरुआत हुई थी तो वो वैशाली से ही आपकी हुई थी। वही आप अभी पढ़िएगा, इसमें देखिए वज्जी संघ का नाम उसको दिया जाता है, जहां से गणतंत्रात्मक की शुरुआत हुई। और प्रश्न इसको बहुत बार पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, अध्याय 4 में मैंने आपको बताया पढ़ेंगे, गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते। मैंने बोला ना कि जो भी इसकी जानकारी हमें स्रोतों के आधार पर मिलता है, तो हो सकता है जैसे मान लीजिए कि बहुत राजाओं ने राज किया हो, लेकिन उनके बारे में कुछ, अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक राजा का कुछ न कुछ साक्ष्य यहाँ पे छूट ही जाता है। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि कोई भी कांड होता है तो उसके कुछ न कुछ सबूत छूट ही जाते हैं, तो उन सबूतों से हम लोग को पता चलता है। तो साक्ष्य का मतलब एक तरह से आप सबूत ही समझिए, सोर्स ही समझिए, तो ये टर्म्स आप समझिएगा। अब बात आती है कि प्रत्येक महाजनपद जो होती थी उस सबकी एक राजधानी होती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ बिहार की राजधानी पटना, तो वही झारखंड की राजधानी रांची, जिससे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं द्वारा किया जाता था। अब बात आई है यहाँ पर, हम लोग कब से महाजनपद 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 चिल्ला रहे हैं, और पता चला कि जनपद का मतलब क्या होता है। जनपद का जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि लोगों का पैर, जहां लोग पांव रखते हैं उसे जनपद कहते हैं। देखिए, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन या लोग या कुल या कोई जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। तो जनपद का मतलब आपका क्या होता है, जहां पे जब कोई लोग बस जाते हैं, अपना पांव जमाते हैं, रहते हैं, उसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। क्लियर, तो ये टर्म्स यहाँ पे समझिएगा। मानचित्र को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, मानचित्र में आपकी क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे मानचित्र में आपको जो भी यहाँ पे जो ज्यादा हाईलाइटेड लग रहा है वो सब आपका महाजनपद है। जैसे देखिए, आरंभिक राज्य एवं उनकी राजधानियां, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अवंती की राजधानी, यहाँ पर देखिए वत्स, यहाँ पर देखिए मगध की राजधानी राजगीर थी। तो जो भी आपके यहाँ पर अंग की राजधानी चंपा, तो ये सब का राजधानी मल्ल कुशीनगर,
वज्जी संघ, वैशाली। वैशाली में मैंने आपको बोला था सबसे पहले गणतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई, वैशाली में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में गणतंत्र की शुरुआत करने वाले अपना भारत बिहार ही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इतना बात आपको टर्म समझ में आया। देखिए हमें इतना ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना ही माना जाता था। भी सिंपल सा बात है ना, अगर आपको उस टाइम में लूटपाट ही ज्यादातर होता था, यही सब, उतना विकास तो था नहीं। ये 600 ईसा पूर्व वाले में ज्यादातर जो शासक होते थे किसानों पर क्या करते थे, टैक्स करते थे, कर वसूलते थे और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। नौकरशाही तंत्र तैयार किए हुए थे, नौकरशाही करना है और अपने आप को राजा की तरह स्थापित करना है, तो ये टर्म्स आती है। अब बात आई, हम लोग चिल्ला रहे थे उतना समय से 16 महाजनपद 16 महाजनपद 16 महाजनपद। अब देखिए आपको इस चैप्टर में सभी महाजनपदों के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको एक बहुत ही फेमस महाजनपद मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है। और मगध महाजनपद में भी अनेक राज्य अनेक वंशों ने शासन किया, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को ज्यादातर जो भी पढ़ना है वो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, यानी कि मौर्य वंश के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, कैसे लोग जीते थे, कैसे लोग खाते थे, क्या कुछ उनकी रोजगार के क्या साधन थे, उन सभी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। देखिए मैं इसको समझा दूं आपको, अच्छे टर्म से इतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। देखिए इतना समझिएगा कि 16 महाजनपदों में प्रथम जो था वो मगध था। क्यों मगध महाजनपद प्रथम था, थोड़ा सा फिगर देखिएगा। ऐसे आपको पता है सरकारी बुक का फिगर तो होता ही है बाबा जी, तो वही है, यहाँ पर फिगर है। ये फिगर में कुछ पता नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन मैं समझा दूं। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, बगल से पूरा पहाड़ 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 नजर देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये जो मगध जो था, मगध में आपके जनरली राजगीर भी ये सब आए, जो अभी हमारा वर्तमान में जो हमारा बिहार है, अभी आधुनिक जो बिहार है, इसी को मगध के नाम से जाना जाता था। 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो आधुनिक बिहार है, यानी कि अभी वर्तमान में जो बिहार है, इसी को मगध के नाम से जाना था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यानी कि सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल आपका महाजनपद ये था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, जैसे अभी मैं आपको वो फिगर दिखा रहा था, उसके कारण मैं अभी समझाने वाला था। जैसे क्या था, मगध में क्या था कि खेती के साधन बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बिहार में क्या गंगा जी का पानी मिल जाता था, तो गंगा के किनारे लोग खेती अच्छे से कर लेते थे। साथ ही साथ गंगा, सोन ये सब है, तो इन नदियों के कारण क्या होता था, यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती थी। तो जहाँ पर उपज अच्छा होगा वहीं पर तो रहने को लोग वरीयता करेंगे, लोग रहना पसंद करेंगे। तो यह कि मगध क्षेत्र में खेती का उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खाद्यान्न, जैसे अभी जब हमारा झारखंड अलग हुआ तो वो झारखंड में चल गया, आधुनिक झारखंड में है, तो हमारे यहाँ लोहे के खाद्यान्न भी ज्यादा थे। और जनरली आपको पता है कि इस काल में लोग लोहे का ज्यादा प्रयोग करते थे, किसके लिए, तो औजार बनाने के लिए। तो वहीं पे बसना भी लोग चाहेंगे जहाँ पे इन सभी चीजों की उपलब्धता हो, जिसके उपकरण और हथियार बनना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, पता है आपको, हाथी के बारे में भी देखिएगा, पढ़िएगा कितना एक बहुत ही बहुत अच्छा बात यहाँ पे बतलाया गया। आगे मैं आपको बतलाऊंगा, अभी बता दूंगा तो इंटरेस्ट ही आपका खत्म हो जाएगा। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। आपने देखा होगा जब भी आप लड़ाई उड़ाई देखिएगा तो उसमें हाथियों का प्रयोग किया जाता था। ऐसे ये सब फिल्म, बॉलीवुड वाला फिल्म देखिएगा तो घोड़ा लेके सब जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, ज्यादातर जो होते थे हाथी का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी अपने बिहार में। तो जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उप नदियों से आवागमन संस्था वो सुलभ होता था। और पता है हाथी तो घोड़ा से भी मतलब होता है, वो ज्यादा फिसलता उसलता है नहीं। आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। मतलब यहाँ पे जो भी शासक जो हुए, उन शासक भी जो थे वो महत्वाकांक्षी शासक थे, वो भी अच्छे से शासन किए, उनकी नीति बहुत अच्छी चली। तो इसके कारण क्या हुआ, मगध जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य बना। जब क्या होता है, छोटे छोटे लोग जो होते हैं वो रहते हैं तो गांव बनता है, गांव से धीरे धीरे जनपद बनता है, जब उसकी संख्या मिलती है, जनपद से धीरे धीरे बहुत सारे जनपदों के मिला के एक बहुत बड़ा आपका महाजनपद बनता है। तो वही में आपका ये मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्रारंभ में मगध की जो राजधानी थी उसे राजगीर में, राजगाह मतलब राजगीर, जिसको वर्तमान नाम राजगीर है, तो राजगीर रखी गई थी। लेकिन फिर इसका नाम बदलकर मतलब इसकी जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र कर दिया गया था। तो इसे राजाओं के घर के नाम से, राजगीर का जनरली जो अर्थ होता है वो राजाओं का घर होता है, मतलब वहां पे राजा लोग रहते थे। क्यों रहते थे राजा, ये भी एक टर्म्स है। आखिरकार जो भी ज्यादा राजा थे वो राजगीर में क्यों, क्योंकि राजगीर जो था वो पहाड़ी इलाका था। वहां पे कोई भी आक्रमण करने का सोचेगा तो सबसे पहले उसके तो पहले देखिए, पहाड़ पे सेना भेजना क्या होता है, मुश्किल होता है। पहाड़ पे सेना भेजिएगा, लुढ़क लुढ़क के सब गिरेगा। वो आपको क्या करना है, आक्रमण करना है। कैसे आक्रमण कीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्र है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ज्यादातर जो भी राजा महाराजा होते थे वो राजाओं का जैसे घर होता है राजगीर, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया था राजगीर। तो ये है रोचक बात है कि शब्द का अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद
सीमांत शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को उसकी राजधानी बना दी गई। किसकी? तो मगध की राजधानी फिर पाटलिपुत्र को बनाई गई। देखिए याद रखिएगा, मगध की पहली राजधानी राजगीर बनी थी, उसके बाद मगध की राजधानी दूसरी पाटलिपुत्र बनी। मगध राजगीर क्यों कहा गया? राजगीर का मतलब होता है राजाओं का घर, प्राकृत होता है जिसका राजगाह नाम था। क्लियर? इतना टर्म्स याद रखिएगा। अब क्या था कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के पीछे भी एक आपका रीजन था। देखिए राजगीर को राजधानी बनाने का भी एक रीजन था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पे आक्रमण कोई करता, अगर बाहरी आक्रमण होता तो उससे भी लोग अच्छे से बच सकते थे। लेकिन पाटलिपुत्र को क्यों राजधानी बनाया गया, ये भी एक कंटेंट है, ये भी एक समझने वाली बात है। क्योंकि ये पाटलिपुत्र था, यहाँ पे गंगा नदी, और गंगा नदी के कारण क्या हुआ कि लोगों के आने जाने के लिए सुविधा होने लगी, रास्ते का जो आवागमन मार्ग था वो सुविधा होने लगा। क्योंकि उस टाइम इतना रोड विकसित थोड़ी था, जैसे अभी हम लोग रोड देख रहे हैं, रोड थोड़ी था। तो उस टाइम लोग जो यातायात के साधन थे वो कैसे करते थे? बाय द हेल्प ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, नाव के द्वारा। और आपको पता है ना कि नाव का जो होता है, अभी के टाइम में भी अगर आप भूगोल में पढ़िएगा तो सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट यात्रा है वो आपका वाटर यात्रा, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट ही है। क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम लगता है। आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो जब हम लोग यहाँ रोड सड़कें होती है, सड़क पर चलते हैं, तो जब गाड़ी चलती है तो उस पर क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, तो पेट्रोल भी ज्यादा खत्म होता है। जो भी आप डीजल से चलाते हो, पेट्रोल से चलाते हो, डजंट मैटर, आप कंसेप्ट को समझिए। ऐसे लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अगर एक बाइक पर अगर 2 लोग को बैठाते हैं तो पेट्रोल ज्यादा खाएगा। अगर अकेले हैं तो अकेले के अपेक्षा 2 लोग बैठेंगे तो पेट्रोल ज्यादा खाएगा। बिल्कुल खाएगा, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है चलने के लिए, फ्रिक्शन ज्यादा पैदा हो रहा है, तो इसलिए। और वाटर में फ्रिक्शन होता नहीं, उस पर तो छल नाव चलते जाएगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ज्योग्राफी वाले जो होंगे बच्चे, कि बताइए जल यातायात के साधन है वो सबसे सस्ता है, तो इसके क्या बेनिफिट है, क्या कुछ है, क्या होता है उसमें? हम लोग बहुत भारी भरकम सामानों को भी क्या करते हैं? ढो लेते हैं। इसमें सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जिधर से जाना है उधर से पानी में क्या कि नाव को चला दिए, चलते गए। तो ये आपको समझना होगा। तो अगर आपको कोई बोले आपसे दोस्त यार कि बाइक पे 3 लोगों को बैठा लो, तो समझ जाइए कि मेरा डीजल पेट्रोल क्या होने वाला है, ज्यादा खर्च होने वाला है। तो इसलिए बच के आगे हम लोग टर्म्स को समझते हैं। देखिए इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि इन दीवारों का निर्माण इसीलिए किया गया था कि ताकि जो भी आपके आक्रमण बाहरी आक्रमण हो उससे बचा जा सके। क्लियर? तो ये समझिएगा, मैंने इसको गिजी मिजी कर दिया। पता है गिजी मिजी का मतलब? बचपन में हम लोग स्लेट पे लिखते थे तो पूरा गिजी मिजी करते थे। अब बात आती है, देखिए भाषाएं और लिपियां तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी के लिए हम लोग को भाषा वहां की और वहां की लिपि जो होता है वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में मिलते हैं, जबकि जो पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख हैं वो अराइमेक और यूनानी भाषा में है। भाषा है, अब उतना भाषा के बारे में जानकारी थोड़ी है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अराइमेक जो था, अरामेइक था। यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो ये आप समझिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा। तो मगध में आप लोगों ने इतने बारे में पढ़ा कि मगध क्यों आखिर भाई शक्तिशाली था, मगध में क्या कुछ था। तो मगध में एक तो गंगा नदी, उपज भी अच्छी होती थी, हाथियों यहाँ पर था, हाथी की संख्या ज्यादा थी, जंगली हाथी आसानी से मिल जाते थे, तो लोगों को युद्ध करने में आसानी होती थी। तो इसीलिए मगध जो था, और यहाँ के जो भी राजा महाराजा थे उनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उनकी जो भी नीति थी वो नीति बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे अच्छे नीतियों पे वो लोग कार्य करते थे। इसीलिए मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली बना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इसको चाह कर भी भूल नहीं सकते हैं। कहा जाता है ना कि भूलना तो चाह तुझे भूल ना पाए, तो इसको भूलना नहीं है, जितना भूलिएगा उतना याद आएगा। इसको ध्यान से समझिए। टर्म्स आपका यहाँ पे है, एक आरंभिक राज यानी कि स्टार्टिंग साम्राज्य। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं तब समझिएगा। जो आपका ये मगध महाजनपद हुआ, तो मगध महाजनपद में अनेक वंशों ने राज किया, ठीक है। सबसे पहला जो वंश था, ऐसे आपके सबसे पहले की बात करें तो वो आपको दूसरे वंश, लेकिन जो वंशों की स्थापना हुई तो सबसे पहले की अगर बात करें हम लोग तो हर्यक का नाम आता है, ठीक है। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा जिसने स्थापना की बिंबिसार। याद रखिएगा बिंबिसार, बिंदुसार नहीं। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछे हुए था बिंबिसार के बारे में कि जीवक वैद्य किसके काल में थे, तो बिंबिसार के काल में थे। तो बिंबिसार हर्यक वंश से थे और बिंदुसार मौर्य वंश से थे, ठीक है। तो बिंदुसार आपके मौर्य वंश से, बिंबिसार आपके हर्यक वंश से। तो सबसे पहले राजा हर्यक वंश के बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर आपका ये
उदाइन, तो ये सब बात आती है। लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में आप इतना समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वही आपने पढ़ा होगा, चाणक्य का नाम आपने सुना है, कौटिल्य का नाम आपने सुना है, विष्णुगुप्त का नाम आपने सुना है। तीनों एक ही का नाम है, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। कौन सा अर्थशास्त्र? तो राजनीतिक वाला अर्थशास्त्र। क्या हुआ था वो आपको याद होगा, घनानंद वाला कांड याद होगा। उस टाइम में मतलब कुछ दुर्व्यवहार कर दिया था किसके? चाणक्य के साथ। तो चाणक्य ने प्रण ले लिया था कि अब मैं तुम्हारे साम्राज्य को विनाश करके ही रखूंगा। और वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक प्रतापी लड़के को देखा जो कि खेल रहा था या कुछ मतलब जंगल में कर रहा था। तो उनको लगा कि नहीं, ये जो है ये ही लड़का जो है मतलब बदल सकता है, और वही चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व के आसपास शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला दिया। उनके पौत्र अशोक ने, देखिए मौर्य वंश के शासक कौन थे? मौर्य वंश का स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन हुए? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? तो अशोक। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये कौन हो गया? पोता हो गया, पौत्र हो गया। तो ये टर्म समझिए, ऐसे पूछता है प्रश्न, मतलब आज ये पढ़ रहे हो आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ अशोक। तो अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, आपने शुरू में पढ़ा कि जेम्स प्रिंसेप ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, उसने कैसे उनके अभिलेखों को डिकोड किया। और उसमें उन्होंने पढ़ा कि इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। प्रियदर्शी कहने का मतलब होता है कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा, यानी कि उनको लोग देवता की तरह पूजते थे। ऐसा यहाँ पे टर्म्स बतलाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आरंभ भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। एक मिनट, हाँ, माना जा सकता है। कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया। अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था। और यहीं से अशोक जब कलिंग पे युद्ध करने गए थे, अशोक ने जब कलिंग पे विजय प्राप्त किया था, तो उसमें भीषण मारकाट हुआ। भीषण मतलब समझते हैं, मतलब बेतहाशा मारकाट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। अशोक का जो हार्ट था वो चेंज हो गया। अब अशोक ने बोला कि अब मारकाट नहीं करना है, अब लड़ाई हमें नहीं करना है। क्योंकि ये देखिए सबसे प्रसिद्ध शासक थे, मतलब बहुत इन्होंने अपने इस राज्य में शासन को इतना सत्ता को फैलाया कि उसका कोई मतलब कहने सीमा ही नहीं। बहुत ज्यादा सत्ता को इन्होंने फैलाया था, अपने वंश का बहुत ज्यादा विकास किया था, साम्राज्य का। ठीक है, तो यहाँ पर आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। और इन्होंने कलिंग पर, जो कि उड़ीसा में अभी है वर्तमान टाइम में, इन्होंने विजय प्राप्त किया था। और इसी टाइम इन्होंने धम्म की शुरुआत करी थी। अब बच्चे बोलेंगे सर धम्म क्या होता है? तो धम्म क्या होता है, इसके बारे में ये बुक आपको बखूबी नीचे समझाएगा। चलिए अभी हम लोग समझते हैं उसके बारे में, धम्म के बारे में। टर्म्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, मैंने थोड़े से टर्म्स आपको भी बतला दिए हैं। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। मैंने बोला आपको कि मौर्य वंश के बारे में इस चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और प्रश्न भी भर भर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। देखिए जैसे ही बात स्रोत की आती है, आपके एग्जामिनेशन में अगर आएगा प्रश्न कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत बताइए, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, डायरेक्ट आपको इस तरह से लिखना है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें लगभग 3 स्रोतों से मिलती है। पहला जो हुआ पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से, क्योंकि विदेशी यात्रियों के विवरण से मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये 3 टर्म्स तो आपको सारे में लिखना है प्राचीन इतिहास में। उसके बाद क्या लिखना है आपको, जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा कर देना है। साहित्यिक स्रोत में आपको ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भी आपके धर्म है उसके बारे में, ग्रंथ के बारे में चर्चा कर देना है साहित्यिक स्रोत में। और विदेशी यात्रियों के विवरण में आपको मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक थी, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, उसके बारे में आपको लिख देना है। क्लियर? तो देखिए इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतः मूर्तिकला। वही मैंने बताया, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यूनान से आया था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इनका चाणक्य का, तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। संभवतः इसके कुछ भागों में कौटिल्य या चाणक्य ने भी की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। यानी कि जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। और इसमें उन्होंने वही बात लिखा जो उन्होंने राज्य दरबार में देखा, उनकी नीतियों के बारे में बताया। और वही सब किताब से, वही सब शास्त्र से हमें इन सभी राजाओं के बारे में, इन सभी के शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। जैसे मेगास्थनीज घूमने आया तो उसने जो भी ऑब्जर्व किया उन सभी बातों को अपने पुस्तक में लिखा। जब हम लोग उसकी इंडिका पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि किस तरह से राजा चलता था, किस तरह से शासन चलता था। थोड़ी कैमरा है कि सारा चीज वीडियो बन के यूट्यूब पर डाला गया है पुराना वाला, सब तो हम लोग इससे साक्ष्य से ही न प्राप्त हो रहा है। अगला देखिएगा यहाँ पर, साथ ही कहाँ गया जी लिखने, साथ ही मौर्य शासकों का
उल्लेख प्रवर्ती जैन बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों संस्कृत वांग्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। जब जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में इस चीज को जब डिकोड किया, इस चीज को जब ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, उस टाइम से आपको बहुत सारे यहाँ पे क्या हुए तो चेंजेस देखने के लिए मिले। उसके बारे में, उस सभ्यता के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, उस शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिला। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों को इसके अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी, तो धीरे धीरे वहाँ के प्रशासन के बारे में भी लोगों ने दिलचस्प लिया, मतलब एक तरह से ध्यान केंद्रित किया कि किस तरह से हम लोग वहाँ का प्रशासन था, कैसे लोग क्या करते थे, चलाते थे। तो कहा जाता है प्रशासन के बारे में, दम एग्जाम के लिए VVI है, VVI रखिएगा, MVVI मोस्ट VVI रखिएगा। इस बात को क्या है कि मौर्य प्रशासन के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला तो एक पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड हर स्थान तक एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए हैं। बाप रे बाप, समझिए कहां से कहां तक, पश्चिमोत्तर वहां पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। मतलब ऐसा अगर हम लोग देखें कि एक तरह के अभिलेख जो हुए हैं, एक तरह के जो अभिलेख हुए हैं, लिखे गए चीज जो साक्ष्य हुए हैं, वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं तो उड़ीसा में मिला है, उत्तराखंड में भी मिला है। तो क्या आप कह सकते हैं कि अशोक का जो शासनकाल था कहां तक फैला हुआ था, उड़ीसा तक, उड़ीसा में तो था ही, कलिंग युद्ध हुआ था, उत्तराखंड तक, मतलब बहुत ज्यादा इसका विस्तार था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपसे एक प्रश्न भी पूछ दिया है कि क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए कि मतलब यहाँ से लेकर उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर सभी जगह आंध्र प्रदेश तक एक ही तरह के आपके क्या हुए हैं तो अभिलेख देखने के लिए मिले। तो कहता है कि जब उनकी साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था होती थी वो क्या सभी जगह समान थी, जैसा प्रशासन यहाँ मगध में यानी कि बिहार में था वही प्रशासन उत्तराखंड में भी चलता था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस पर चर्चा विचार कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा साक्ष्य नहीं है, तो इसका निष्कर्ष हम लोग नहीं कर सकते। देखिए इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था, नहीं संभव था ना, क्योंकि सोशल मीडिया ये सब का जमाना नहीं था उस टाइम, तो एक ही बात को फैलाना पॉसिबल थोड़ी है। तो मतलब हो सकता है शासन के अलग अलग से साधन हो सकते हैं, अलग अलग से तौर तरीके हो सकते हैं शासन के। अब देखिए अशोक के अभिलेखों का विवरण मिलता है इस मैप के जरिए, जरा आप समझेंगे उसको ध्यान से। जैसे यहाँ पर भी आपको अशोक के अभिलेख मिले हैं, नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाया गया है, इसको मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा दूं। जो भी है यहाँ पर जो लाल से आपका इंडिकेट किया गया है उसको महाशिलालेख समझिएगा, जो यहाँ पे पर्पल से है वो लघु शिलालेख है, और जो ये ब्लू से है वो स्तंभ अभिलेख है। तो आप खुद ब खुद देख लीजिए, उतना समय मैं व्यर्थ क्या करूँ, व्यर्थ क्या करना, मतलब उतना समय गंवाने से क्या फायदा। आप खुद इन सभी टर्म्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, आपके पास बुक है ही है। अब बात हम लोग करते हैं कि एक प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि क्या यह संभव है कि जो क्षेत्र शासकों के अधीन नहीं थे वहां भी उन्होंने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए होंगे, क्या संभव है, हो सकता है? नहीं, देखिए ज्यादातर जहाँ पे शासक का शासन होगा वहीं पर ना अभिलेख यानी कि राजा महाराजा द्वारा अपने उपलब्धियों को, जानकारियों को लिखवाया जाएगा। तो ये बात आती है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, फोकस करते हुए समझते चलिएगा। चलिए आगे हम लोग टर्म्स पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति के रुकिए एक मिनट, हाँ, एक समिति के 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। हाँ इंपॉर्टेंट है, इस टर्म्स को समझिएगा कि पहला था कि इनमें से एक जो था वो नौसेना का संचालन करता था, दूसरा जो था यातायात का, तीसरा खान पान का संचालन करता था, चौथा का काम था पैदल सैनिकों का चलना, अश्वारोहियों को करना, पांचवा का काम था रथारोहियों को, और छठा का काम था हाथियों का संचालन करना। ये मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में लिखा है। तो ये तो बात सही है, इंडिका पुस्तक में उन्होंने लिखा है इस बात को, तो उनकी बात ये बिल्कुल सही है। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, उन्होंने बहुत प्रयास किया। अशोक द्वारा जो प्रयास था वो बहुत था। अशोक ने अपने काल में अपने जनपद का बहुत ज्यादा विकास किया, और जब अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था उस समय से उनका धर्म जो उनका हृदय था वो परिवर्तन हो गया। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा किया। धम्म में क्या था, बड़ों का कहना करो, आदर सत्कार करो, बूढ़ों से प्यार करो, मतलब सब धम्म के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी।
तो उन्होंने ऊपर के धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण थे, सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा होगा, और अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्र को नियुक्त किया। तो बिहार बोर्ड की मैं बात करूं ना, तो इस प्रश्न को लगभग 20 बार भी पूछ दिया है आज तक कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है। तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। किस लिए नियुक्त किया था? तो धम्म के प्रचार हेतु। देखिए यहाँ पे लिखा है धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों को अशोक ने क्या किया था? नियुक्त किया था। क्लियर? अब प्रश्न पूछता है आपसे एक, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य जो था वो बेसिकली कितना महत्वपूर्ण था, कितना इंपॉर्टेंट था। तो कहता है 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू करी तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। मतलब क्या हुआ कि आपको पता है 1830 के दशक में, मतलब 1830 ईस्वी के काल में हमें इन सभी जो राजा महाराजा के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, क्योंकि जब प्रिंसेप ने अभिलेखों को डिकोड किया तब हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। और उस टाइम क्या था? अपना देश गुलाम था। लोगों को पता चला कि अरे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा होते थे, ऐसे ऐसे शासन होता था, उनकी शासन व्यवस्था इस तरह की होती थी। लोगों के दिल में क्या हुआ? उमड़ने लगा कि नहीं, हम लोग भी इस तरह से कार्य करेंगे, हम लोग भी मतलब क्या होंगे, आजादी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि लोगों में भी इन सभी चीजों के जानकारी से उनके अंदर भी एक विगुल उठा, उनके अंदर उत्साह आया, चुनौतीपूर्ण लगा, उत्साहवर्धक लगी, उत्साह आने लगा। तो ये सारी बातें हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी उपलब्धियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं कि 20वीं सदी में राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। मैंने बोला ना आपको, देखिए जब हमें पता चला तो जो हमारे यहाँ के जो नेता थे, वर्तमान टाइम के जो भी नेता थे, राष्ट्रवादी जो भी नेता थे, उन्होंने अशोक को प्रेरणा माना। और अशोक की जो भी मतलब अशोक जिस तरह के कार्य किया, जिसके बारे में पता चला थोड़ा थोड़ा, उस तरह से इन लोगों ने भी कार्य करने का शुरुआत किया। तो कहता है कि मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र से उद्धृत अंशों को पुनः पढ़िए। मौर्य शासन के इतिहास लेखन ग्रंथ कितने उपयोगी हैं। तो ये आपके लिए है, आप पढ़िए। हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उतना पढ़ के समझाते रहूं। होगा आपके पास, गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप गूगल करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात आती है राजा किसान नगर में, यही बात था यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो आपने देखा किस तरह से मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था। तो ये बात समझिएगा। यहाँ इस टर्म्स को आप छोड़ दो, मैंने इस टर्म्स को पढ़ाया है। देखिए, सेना के लिए हाथी पकड़ना, अभी आपने पढ़ा था ना, मगध महाजनपद में हाथियों का, जंगली हाथी बहुत ज्यादा थे। हमारे यहाँ बिहार में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में, मतलब जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, उसमें सैनिकों और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के लिए उपाय के बारे में उसमें लिखा है। क्या हाथी कैसे लोग पकड़ते थे? हाथी लोग क्या करते थे, उसके जो मल होता था उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते करते लोग पकड़ते। देखिए पढ़ता हूं मैं, इसको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको बखूबी अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। कंसेप्ट भी आपको आएंगे और आना भी चाहिए कंसेप्ट। आप 12th में है, 12th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर लाइफ। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों जो हाथी की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मल मूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। देखिए हाथिनियों को साथ में लेते थे, जो महावत होते थे वो हाथी रखते हैं तो उनके साथ हाथिनियों को रख लिया जाता था। वो उनके मल मूत्र को पहचानते चलता था, साथ ही साथ उनको पकड़ लेता था। और यूनानी स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि मौर्य सम्राट के पास लगभग, देखिए ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी संख्या में, मौर्य सम्राट के पास लगभग देखिए 6 लाख पैदल सैनिक था। समझ लीजिए कितना विशाल था। केवल एक महाजनपद में, ये मगध महाजनपद में 6 लाख सैनिक रखे हुए था। 30,000 घोड़ा था, 30,000 घोड़ा था और 9,000 आपका क्या था, हाथी था। अब समझिए कोई इस पे हमला करेगा तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। यहाँ पर याद रखिएगा 6 लाख यहाँ पे सैनिक था, 30,000 घुड़सवार था और आपके 9,000 क्या थे, हाथी थे। इतना है। अब आप यही समझिए कि इतना होगा तो इतना का भरण पोषण करने के लिए कितना मतलब अनाज उपजाया जाता होगा जी। भरण पोषण के लिए भी तो मतलब संसाधन चाहिए ना। तो मतलब उपज यहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, जिसके कारण मगध महाजनपद जो था वो इतना वरिष्ठ बना, इतना अच्छा बना। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, गंगा नदी भी है, दूसरा आपका यहाँ का उपज भी है, तीसरा जंगली हाथियों का जो प्रेजेंटेशन था उसके कारण भी ये हुआ। तो ये टर्म समझिएगा।
एक थोड़ा सा यहाँ पे जो पंजाबी भाषा में जो सरदार और सरदारनी वाला जो टर्म आता है वो थोड़ा सा होता है यहाँ पे। सरदार का मतलब क्या होता है और सरदारी का मतलब क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ऐसे इससे प्रश्न उतने नहीं आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन अब दिया है पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा इसको पढ़ ही लेते हैं। क्या जाता है इसमें, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशागुणत भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि वंशागुणत मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद खानदानी आते होंगे। युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में इनकी मध्य भूमिका होती थी सरदार के। वे अपने अधीन लोगों से भेंट लेता और जबकि राजा कर वसूली करते थे और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। तो सरदार में क्या होता था, सरदार जो होते थे वो कर नहीं लेते थे बल्कि वो भेंट लेते थे यानी गिफ्ट मांगते थे। ठीक है, तो ऐसी बातें कही गई है। सरदारों के पास जो दिल था उनका अच्छा था। राजा के पास तो दिल आपको पता ही है कैसा रहेगा। राजा का दिल अगर पूरा मतलब अच्छा हो जाएगा तो उसका राज शासन चलवे नहीं करेगा। अशोक का इसीलिए ना हृदय परिवर्तन हुआ था, आपने पढ़ा ना अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, यही सब टर्म्स को देखते हुए हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। मैं फिर कहता हूं कि देखिए अभी आपको जो जानकारी दी गई है, जैसे आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है, हर्यक वंश के बारे में जानकारी दी गई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही वंश थे, क्योंकि उसके बारे में हमें साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में हमारे पास सोर्सेस हैं, तभी हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसको बुक में हमने लिखा है। हो सकता है बहुत ऐसे भी यहाँ पर वंश रहे होंगे जिनका कोई अभी साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, जिनके कोई स्रोत नहीं उपलब्ध है, तो उसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि इतने ही क्या थे वंशज थे या क्या कुछ। हाँ, जितना आपको जानकारी है उसके बारे में आप बतला सकते हैं किसी को। ठीक है, जैसे देखिए सातवाहन वंश के बारे में भी, तो सिमुक के बारे में आपने पढ़ा, राजा सिमुक के बारे में, तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे सातवाहन शासक जो होते थे, हम लोग अध्याय 3 में इसको सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ना है। अध्याय 3 में आपको महाभारत के बारे में, सातवाहन शासक के बारे में, मतलब 1000 अभी आप 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक पढ़ रहे हैं, उसमें 1000 ईसा पूर्व से आप पढ़िएगा तो वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगला टर्म सीखिए, अब वैदिक राजा। अब बात आती है, हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, अब वैदिक राजा के बारे में पढ़िए, वहाँ के राजाओं के बारे में क्या कुछ किस तरह से राजधर्म था, कैसे क्या चलता था। तो यहाँ पर जो पांड्य सरदार सेनगुतुवन की वन यात्रा, यह तमिल महाकाव्य शिल्प पादिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी जो भी है पढ़ते जाइए आप। सिंपल सा टर्म्स है, उसको समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप खुद समझ सकते हो। देखिए अब बच्चे कहते हैं कि आपने छोड़ दिया। फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, कस्तूरी, मिर्ग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, मोलने वाले तोते आदि भी लाए थे। समझ लीजिए उतना कुछ लाए थे, वो यहाँ पर एक ग्रंथ में आपको पता चलता है। तो वैदिक राजा के बारे में जैसे देखिए क्या होता था, मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करें तो मौर्य वंश जो था, अशोक जो थे, वो ज्यादातर अपनी उपलब्धियों को वो मतलब बतलाते। जैसे देखिए जो चाइनीज जो लोग थे, चाइना वाले थे, वो क्या करते थे, अपने आगे देवपुत्र, कुषाण शासक जो थे अपने आगे देवपुत्र लगाते थे। चीनी शासक देखिए, कुषाण जो शासक थे वो अपने आगे देवपुत्र, मतलब हम देव के पुत्र हैं, आप चैप्टर 3 में पढ़िएगा। जो चीनी शासक थे वो कहते थे कि हम स्वर्ग पुत्र हैं, तो अपने आप को चीनी शासक स्वर्ग पुत्र कहते थे, और कुषाण जो शासक थे वो अपने आप को देव पुत्र कहते थे। तो ये समझिएगा। और उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान में तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके द्वारा इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है। ज्यादातर हमें जानकारी जो होती है अभिलेख से और सिक्कों से मिलते हैं। सर्वोत्तम परिमाण सिक्कों से मिलता है और मूर्तियों से भी प्राप्त होता है। जैसे अब आप कहिएगा सर मूर्ति कह रहे हैं, इसको थोड़ा समझा दीजिए, इलोबरेट कीजिए, तो समझिए थोड़ा सा टर्म्स को। जैसे मैं मूर्ति क्यों कह रहा हूं, जैसे आप अभी समझिए, मान लीजिए कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आप वहां पे बजरंगबली का देखते हैं मंदिर, तो आप क्या कहिएगा कि हाँ भाई इस टाइम हिंदू का था, क्योंकि आपको पता है बजरंगबली को हिंदू मानते हैं। अगर आप मस्जिद देखिएगा तो कहिएगा कि नहीं मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो ये टर्म्स यहाँ पे थोड़े से आपको रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप 2 फिगर देख पा रहे हैं, ये सब जो अभी सिक्के हैं आपके, यहाँ पर ये सिक्के आपको दिए गए हैं। राजा को किस प्रकार यहाँ पे सिक्कों में दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे भी हमें पता चलता है, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है जिसकी रचना हरिसेन ने की है, तो उसमें भी हम लोग को बहुत अच्छे बारे में जानकारी प्राप्त होता है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुणों पर शुभ का संपन्न होने पर था। अब यहाँ पर एक तस्वीर आपको इस तरह से दिखाया गया है। अब आपको इस तस्वीर को देखकर बताना है कि किस एंगल से आपको राजा की तस्वीर लग रही है। म्यूजियम में जाइएगा तो ये सब देखने के लिए आपको मिल जाएगा।
अब देहात का किस तरह से बदलाव हुआ, बदलता हुआ देहात के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। कहता क्या है कि जनता के राजा की, जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? वास्तविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। अब किसी का थिंकिंग का जवाब हमें मिल सकता है इसके बारे में, अभिलेख से तो हमें उसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा भाई, जो वहाँ का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, जो भी वहाँ का लिखा हुआ साक्ष्य है। लेकिन हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा कि किस तरह से वहाँ का शासन व्यवस्था था, किस तरह से वहाँ के राजा जो थे वो राज्य करते थे। तो ये भी टर्म्स वहाँ के लोगों का क्या सोच था, कैसे लोग उनके बारे में सोचते थे। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई है। तो ये सारी बातें हैं जिनसे हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। बदलता हुआ देहात के बारे में बताया गया है। उपज बढ़ाने के क्या कुछ तरीके थे, इसके बारे में लोगों ने भूमि की जुताई शुरू करी थी। साथ ही साथ वर्षा का मतलब पानी का भी, धान की रोपाई किया था। भारी वृद्धि होने लगा धान की रोपाई से। लोहे के जो फावले थे वो बनने लगे थे। औजारों का आपको पता है लोहे का इस टाइम बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो लोहे के अनेक प्रकार के औजार बनने लगे, जिससे कि खेती करने में लोगों को आसानी हुआ, फसल उपजाने में लोगों को आसानी होने मिलने लगा। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब बात आती है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। किस तरह से क्या ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया था। देखिए, प्रश्न पूछ सकता है जी, गहपति का मतलब क्या होता है? छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। यही तो आपको पता है, ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। तो ग्राम का जो प्रधान वही उसके पिता, उसके बेटा, उसका पुत्र जो बनेगा, इस तरह से। तो जो भी हलवाहा था वो हलवाहा ही रह गया। तो मतलब कि अनेक तरह की विभिन्नताएं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। क्लियर? तो ग्रामीण समाज किस प्रकार से था, ये टर्म्स आपको थोड़े से समझ लेना। गहपति का मतलब होता है, गहपति घर का मुखिया होता था और घर में ही रहने वाली महिलाओं, बच्चे, नौकरों और दासों का नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संप्रभात व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता है। गहपति का प्रयोग भूमिदान और नए संभ्रात ग्रामीण। तो जो भूमि का दान हुआ उसके बारे में हर्षचरित में लिखा गया है। कन्नौज के बारे में, उसको आप हर्षवर्धन की जीवनी है उसमें बताया गया है, तो उसको भी आप देख लेंगे। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान की प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, अधिकांश ऐसे थे जो ताम्र पत्रों पर भी खुदे होते थे। ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ आपके ताम्रपत्र भी खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों का प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हुए साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में। आइए एक ऐसे ही अभिलेख पर ध्यान विचार करें। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। एक ऐसे ही अभिलेख में हम लोग अपना ध्यान विचार करें प्रभावती गुप्त के बारे में। तो कहता है प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका यह कारण हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में एक थी और इसलिए उनका उदाहरण भी बिरला ही रहा होगा। यानी कि लोगों को, महिलाओं को अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती के सेंस में हमें एक टर्म मिल जाता है, एक स्रोत मिल जाता है कि लोगों का अधिकार था इस पे। हर स्थान में समान रूप से लागू नहीं किया जाता। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। ये ग्रामीण प्रजा किस प्रकार से है। इन्हें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग भी शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधि कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ हो रहे हैं उसी टर्म्स के आधार पर ये सारी इतिहासों को क्या कर दिया, इसमें लिख दिया है। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, ये आप खुद पढ़िएगा, इसको आप पढ़िएगा तो आपके बुक में है, तो इसके बारे में आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे नगर एवं व्यापार के बारे में। क्या नगर था, किस प्रकार का वहाँ पे व्यापार होता था, इसको पढ़ लेंगे। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता। और वैसे भी मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा ना,
तो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहाँ पे इसको बहुत बखूबी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए बात की जा रही है नगरों के बारे में, तो आपको तो पता है महाजनपदों की राजधानियां होती थी, वही सब बात बोलेगा। देखिए कि उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपद की राजधानियां थे। प्रायः सभी नगर का संचार मार्गों के किनारे, अन्य भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधि के जीवंत केंद्र थे। नगरीय जनसंख्या के बारे में तो संप्रदात वर्ग और शिल्पकार ये सब जो होते थे नगर से रिलेटेड रखते थे, तो इसके बारे में भी आपके प्रश्न जो है यहाँ पर हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे, मतलब कि चारों तरफ से घेरा हुआ रहता था, किला बंद रहता था। और यहाँ पर यह भी कहता है कि यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ पे राजा महाराजा पुराने जमाने के रहते तो वहाँ पे आज भी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे खुदाई करना संभव नहीं है, जिसके कारण वहाँ से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। हालांकि मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इनमें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। जो इनके नगरों में रहने वाले धोबी होते हैं, जो भी यहाँ के व्यवसायिक जो आपके होते हैं उसके उनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो ये देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण राज्य हो गए थे जैसे कुषाण, तक्षशिला, ये सब, बंगाल की खाड़ी, ये बातें यहाँ पे आपको इसके बारे में बताई गई है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार था वो कैसा था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों को मानव जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उसके भी आगे तक भूमार्ग, समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह थे और यहाँ पर जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों का नियंत्रण पर कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा बदलने से उनसे धन लेते थे। मतलब छोटा सा टर्म्स है, वही जिस प्रकार से अभी के टाइम में होता है ना, अभी के टाइम में जो उसी तरह का था। सिक्के और राजा तो वही आपने पढ़ा, इससे हमें सिक्के के बारे में, राजाओं के बारे में पता चलता है कि कब किस राजा ने सिक्के जारी किए। राजाओं के फोटो होते थे, पिक होते थे उस पर, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस राजा द्वारा क्या किया गया था, इन सिक्कों को जारी किया गया था। वही था, सिक्का जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि तुम अपना एक सामान दे दो, हम सामान को बदल लेंगे। लेकिन फिर सिक्के का प्रचलन हुआ तो इससे हुआ। अब यहाँ पर यही बताया गया कि कौन शासकों द्वारा कौन से सिक्के जारी किए गए थे। जैसे सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण राजाओं ने। इनके आकार और वजन के तत्कालीन रोमन सम्राटों, ईरान, पारसी साम्राज्यों में भी बिल्कुल समान थे। और साथ ही साथ सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था सोने के सिक्के के साथ। तो सबसे पहले कुषाण राजाओं द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इस बात पे भी आप थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तो यही बातें आती हैं यहाँ पर गणराज्य के बारे में, सभी सिक्के के बारे में है। तो आहट सिक्के होते थे। आहट शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों का आहट कर उन्हें बनाया जाता था, मतलब जिसपे राजाओं का फोटो उठ रहता था उसी को आहट सिक्का कहा जाता है। अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है इस पर मैंने आपको बताया है। तो अभी हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैंने 2-3 चीज़ों को स्किप किया क्योंकि आपको उसके बारे में पहले मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख पर क्या लिखा है, कैसे उनको पता चलता है कि अभिलेख पर क्या लिखा होता है। तो इसके बारे में देखिए, अभिलेख है कैसे पता चलता है। तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन होता है। जो ब्राह्मी लिपि होती है वो किस तरह से क्या क्या कुछ कैसे लिखा जाता है। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों की सहायता से अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों व प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। कई बार कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला, यानी कि 1830 के दशक में बोला गया था आपको। और कब इन्होंने अर्थ निकाला था, तो 1838 ईस्वी में। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो खरोष्टी लिपि की भी कहानी यही है। खरोष्टी लिपि जो थी वो पश्चिमोत्तर के अभिलेख में प्रयुक्त खरोष्टी
खरोष्टी लिपि होती थी, पढ़ी जाती थी और इनमें अलग अलग कहानी क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं का लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी द्वारा बनवाए गए सिक्कों की जानकारी हासिल होती है। आसानी से इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने के एक ही प्रतीक मान लिए गए प्रयुक्त किया गया, चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि में अभिलेखों की भाषा को पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेख को पढ़ना सरल हो गया। ठीक है, अभिलेख से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा कि अभिलेख जो होते हैं अशोक के बारे में पढ़ा, प्रियदर्शी के बारे में पढ़ा, ये सभी के बारे में पढ़ा, तो अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में अभिलेख के क्या कुछ कैसे क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, अभिलेख की क्या साक्ष्य सीमा है। तो अभिलेख की साक्ष्य सीमा यही है कि अभिलेख जो होता है वो आपको सारी जानकारी नहीं दे सकती है, इसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभिलेख होते हैं जो बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए होते हैं, जिन्हें पढ़ पाना भी मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे भी अभिलेख हैं जो कि नष्ट हो चुके हैं, तो हमें और भी जानकारियाँ नहीं मिल पाती है। तो ये प्रश्न आपके हैं, अभिलेख के क्या साक्ष्य सीमा है, अभिलेख से हमें क्या कुछ है, ये सीमित है एक तरह का। अब देखिए इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लगभग 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, आपकी धान की रोपाई शुरू हुई थी गंगा नदी में। मगध के शासकों का सत्ता पकड़ 500 से 400 ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण 327 से लेकर 325, चंद्रगुप्त मौर्य का राजारोहण। तो इन सभी टर्म्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे मैं इसको बताऊंगा तो आपको थोड़ी याद होने वाला है। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, और मैंने कुछ जो टर्म्स आपके स्किप किए हैं, टर्म्स जो मैंने स्किप किया वो मैंने जानबूझकर स्किप किया है, क्योंकि उसको मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे देखिए साक्ष्यों की क्या सीमा है, अभिलेखों की क्या सीमा है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप मेरी हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सारे चीज़ों को समझ जाइएगा, सारे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आएगी। वीडियो समझ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, साथ ही साथ इस क्लास को 1 या 2 बार जरूर देखें ताकि आपको सारे टर्म्स समझ में आ जाए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।